तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेक्टर कैलकुलस के वर्क डन बाय फोर्स के कुछ क्वेश्चंस के बारे में, लाइन इंटीग्रल के कुछ और क्वेश्चन के बारे में। इससे पहले एक वीडियो हम बना चुके हैं, मैं बना चुका हूं और आप लोग देख चुके होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इस सेकंड वीडियो वर्क डन बाय फोर्स पर। फाइंड द वर्क डन इन अ मूविंग अ पार्टिकल इन फोर्स फील्ड। एक फोर्स फील्ड यानी एफ वेक्टर में गिवन है 3x² i कैप प्लस 2xz माइनस y j कैप प्लस z k कैप अलोंग द स्ट्रेट लाइन। और जो स्ट्रेट लाइन है वो गिवन है फ्रॉम 0 0 0 टू 2 1 3। यानी एक पार्टिकल कुछ इस तरह से मूव कर रहा है फोर्स के अंडर में। ए पॉइंट पर जब उसको फोर्स दिया गया तो वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह, उसका पाथ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन पर डिपेंड है। एक स्ट्रेट लाइन की तरह वो उस जो पार्टिकल है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जब पहुंचा तो जो उसका पाथ है वो क्या बना, एक स्ट्रेट लाइन बनी। अब वो जो स्ट्रेट लाइन है उसके लिए हमें पॉइंट्स गिवन है कि वो जो स्ट्रेट लाइन है ए से बी तक जो गया है वो उसके लिए ये पॉइंट्स हैं कुछ 0 0 0 से 2 1 3 तक वो मूव किया उसने। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है उस फोर्स के अंडर में। तो देखिए सबसे पहली चीज़ वर्क डन बाय फोर्स का जो हमारा फार्मूला वो है एफ वेक्टर डॉट डी आर, यही है। और एफ डॉट डी आर का मतलब हम उसको दोनों को जब एफ डॉट डी आर की जब हम बात करते हैं तो एफ वेक्टर तो हमें गिवन है और ये हमेशा गिवन भी होगा और डी आर हमें मालूम है। तो सबसे पहले हम उसको फार्मूलेट कर लेते हैं, उसकी वैल्यूज़ को हम इंटीग्रेशन में शो कर देते हैं। बाद में देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन के थ्रू वो कैसे मूव कर रहा है। तो गिवन एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू 3x² i कैप प्लस 2xz माइनस y j कैप प्लस z k कैप एंड we know that क्या dr वेक्टर dx i कैप dy j कैप dz k कैप। देन हमें करना क्या है, f डॉट डी आर ही तो फाइंड आउट करना है। कोई वर्क डन का एक ही फार्मूला है f डॉट डी आर, तो f डॉट डी आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दें, f वेक्टर और डी आर का। तो अच्छा डी आर कैसे आया, डी आर आर वेक्टर का डिफरेंशिएशन। आर वेक्टर क्या होता है, एक्स आई वाई जे जेड के। तो आर के पहले डी लगा दिया तो सब में डी आ गया, सबका डेरिवेटिव हो गया। तो एफ डॉट डी आर 3x² इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आई डॉट आई 1 3x² dx प्लस 2xy 2xz माइनस y dy एंड प्लस z dz। ये हो गया, इसे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब बात करते हैं स्ट्रेट लाइन की। जो पार्टिकल हमें क्या चाहिए, इंटीग्रेशन की लिमिट चाहिए यहाँ से यहाँ तक। हमने पहले वाले क्वेश्चंस में जो बेसिक्स था हमारा उसमें हमने पढ़ा था कि इंटीग्रेशन की लिमिट्स या तो गिवन होगी, नहीं होगी तो हमें फाइंड आउट करनी होगी। किसकी हेल्प से, गिवन कर्व की हेल्प से। यहाँ कर्व जो है वो गिवन है एक स्ट्रेट लाइन और उसके लिए जो पाथ की इक्वेशन है, जो पाथ हमें गिवन है स्ट्रेट लाइन, उसके पॉइंट्स हमें गिवन है इनिशियली और लास्ट के 0 0 0 से उस कर्व ने जो मूव किया वो किया 2 1 3 तक। अब देखिए यहाँ पे x की लिमिट है 0 से 2, y की लिमिट है 0 से 1 और z की लिमिट है 0 से 3। और सिंगल इंटीग्रेशन हमारे पास कभी भी आ जाए तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, एक लिमिट आएगी, चाहे तो x की आए चाहे y की हो या z की, तीनों में से कोई भी एक लिमिट हम यहाँ यूज़ करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है अगर हमने x की लिमिट्स यहाँ पुट की तो यहाँ x नहीं होना चाहिए। इसका x की लिमिट्स अगर हमने यहाँ पुट की तो यहाँ y और z नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम इसका इंटीग्रेशन x से रिस्पेक्ट करेंगे। फिर इसका मतलब ये भी नहीं है कि y और z को हम 0 कर दें। तब हमें क्या करना होगा, जो भी y और z है उसको गिवन कर्व की इक्वेशन की हेल्प से x में जो है वो रिमूव कर देंगे। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन में किया भी था। अगर मैं y की लिमिट्स यहाँ शो कर दूँ तो यहाँ x और z नहीं होने चाहिए। तो x और z को हमें क्या करना होगा, हमें रिमूव करना होगा उसको, x और z को किसकी फॉर्म में, y की फॉर्म में। किसकी हेल्प से, गिवन कर्व की इक्वेशन की हेल्प से। और सेम जब z की लिमिट मैं पुट करूँ 0 से 3 तो यहाँ x और y की जगह कंप्लीट z और dz ही होना चाहिए। और फिर से वो कैसे चेंज होगी x और y, गिवन कर्व की इक्वेशन की हेल्प से। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी यही है, क्या, गिवन कर्व की इक्वेशन, यानी कर्व जो गिवन है वो है स्ट्रेट लाइन, उसकी इक्वेशन हमारे पास नहीं है। अगर इक्वेशन होती तो शायद हम कुछ कर लेते, हमारे पास तो इक्वेशन ही नहीं है।
हमें इक्वेशन गिवन ही नहीं है, हमें तो सिंपल से लिमिट्स दे दी और पाथ बता दिया है कि पाथ क्या है, एक स्ट्रेट लाइन। तो हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहला काम इसकी इक्वेशन को फाइंड आउट करना होगा। और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जब भी फाइंड आउट करनी होगी तो उसके स्टैंडर्ड फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा 2D 3D में। 3D में क्या आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने क्या फार्मूला पढ़ा है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का, कुछ ये फार्मूला पढ़ा होगा x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। और इक्वल में कुछ भी मान लो, मैंने t मान लिया, आप कुछ भी मान लीजिए, r मान लीजिए, u मान लीजिए, v मान लो, t मान लो, कुछ भी मान लीजिए। तो मैंने इसको मान लिया t के इक्वल से, दैट मीन्स लेट। अब x1 और x2 की वैल्यू क्या है, सिंपल सा, ये x1 ये y1 ये z1, x2 y2 z2, ये सभी वैल्यूज हमें गिवन है। एक स्ट्रेट लाइन है x1 y1 z1 से x2 y2 z2 के लिए। तो यहाँ ये सभी वैल्यूज पुट कर दें तो देखिए क्या आएगी इक्वेशन, x माइनस x1 y1 z1 तो जीरो ही है, तो x माइनस जीरो अपॉन में x2 माइनस x1 2 माइनस जीरो तो 2, y माइनस y1 y2 माइनस y1 1 माइनस जीरो, z माइनस z1 z2 माइनस z1, तो ये क्या हो गया x बाई 2 y बाई 1 z बाई 3 इक्वल्स टू t। अब इसके बिहाफ पर हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आ रही है, x इक्वल्स टू 2t, y इक्वल्स टू t, z इक्वल्स टू 3t। ये आ रही है इक्वेशन, यानी हमने एक्स वाई जेड को किसकी फॉर्म में रिड्यूस कर दिया, t की फॉर्म में। एक्स वाई जेड को t की फॉर्म में तो हमने रिड्यूस कर दिया, तो dx dy dz भी क्या होंगे, t की फॉर्म में आएंगे, तो वो भी कर देते हैं। dx इक्वल्स टू 2 dt, dy इक्वल्स टू dt और dz इक्वल्स टू 3 dt। चलो हमने ये भी कर दिया, लेकिन हमारी प्रॉब्लम अभी भी वहीं की वहीं, क्या, लिमिट, जो कि हम पहले ही नहीं लगा पा रहे थे। हमने x y z dx dy dz सबको t में रिप्लेस कर दिया इस स्टैंडर्ड इक्वेशन की हेल्प से, लेकिन अभी भी हमारी लिमिट तो यही आएगी, इसी में से कोई एक लिमिट आएगी, 0 से 2, 0 से 1, 0 से 3, कुछ भी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि t जो एक्स वाई जेड को हमने t में रिप्लेस किया है वो t इसमें से कौन सी इक्वेशन कौन सी लिमिट जो है वो अप्लाई होगी उस t के लिए, यानी ये वो t जो है वो कौन सी लिमिट के लिए सेटिस्फाई होगा। तो चेक कर लेते हैं। देखो लोअर लिमिट तो 0 0 0 है ही, तो t की लोअर लिमिट तो 0 तो होगी, कुछ भी हो, तीनों में से तीनों ही 0 है तो 0 तो होगी। बात करते हैं अपर लिमिट की, या तो 2 या 1 या 3। तो जो अपर लिमिट इसकी वैल्यूज को सेटिस्फाई करेगा वो उसकी लिमिट हो जाएगी। कैसे, अगर मैं t की जगह 2 पुट करूं तो एक्स वाई जेड कितना आएगा, 4 2 6। क्या 4 2 6 हमें मिल रहा है, नहीं मिल रहा। अगर मैं 1 पुट करूं यहाँ पे तो क्या आ रहा है, 2 1 3 आ रहा है, 2 1 3। 0 पुट करने पे 0 0 0 आ रहा है, और 1 पुट करने पे 2 1 3 भी आ रहा है। इसका मतलब जो t लिमिट कौन सी लिमिट को सेटिस्फाई कर रहा है, 0 से 1 को। तो यहाँ इस इक्वेशन की जो लिमिट आएगी वो आएगी 0 से 1, लेकिन ये लिमिट किसकी हो गई, t की, और सभी को हम t में चेंज कर देते हैं। जब t की लिमिट्स पुट करेंगे हम तो सारी वैल्यूज़ भी t में होनी चाहिए, और वो कि हमने क्या कर दिया, हमने इसको रिप्लेस कर ही दिया ऑलरेडी। तो कर देते हैं सभी को हम इक्वेशन नंबर 1 में चेंज। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो हमारे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर दैट इज 4t स्क्वायर, dx की जगह 2 dt, तो 2 और मल्टीप्लाई कर दें, dt तो लास्ट में कॉमन आ जाएगा सभी में से, प्लस 2 xz का मल्टीप्लीकेशन 6t स्क्वायर माइनस y यानी माइनस का t, और dy dt जो कि हम लास्ट में कॉमन लेंगे तीनों में से, प्लस z 3t और dz 3 dt, तो 3 तो ये, और सभी में से dt जो चल रहा है हमारा पेंडिंग वो कॉमन। और बात करते हैं लिमिट की, तो लिमिट है 0 से 1। यहाँ लिख देंगे t वेरियस फ्रॉम, यहाँ लिख देंगे t वेरियस फ्रॉम t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू 1। तो t की लिमिट आ गई 0 से 1। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, जो आएगा हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको सोल्व करके इसका इंटीग्रेशन तो करना है, तो कर लेते हैं हम इंटीग्रेशन भी।
पहले सॉल्व कर लें। 0 से 1, 4 3 जा 12, 2 जा 24, 24 टी स्क्वायर, 6 2 जा 12 प्लस का 12 टी स्क्वायर माइनस का टी प्लस का 90 dt। और इसको सॉल्व कर लें, सिंप्लीफाइज कर लें। 24 और 12 36 टी स्क्वायर प्लस का 8t dt। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। 36/3 कितना होगा 12 टी क्यूब 0 से 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2 तो 8/2 4 टी स्क्वायर 0 से t तो 12 प्लस 4 दैट इज 16। तो टोटल जो फोर्स फील्ड का जो आंसर आया वर्क डन वो है 16 यूनिट। क्लियर है? तो ये इसका आंसर है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा ताकि मैं उसको सोल्व करवा पाऊँ और आपकी प्रॉब्लम जो है वो सोल्व हो जाए। तो चलते हैं इसी की तरह के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट f.dr, यानी वर्क डन नहीं लिखा तो f.dr आपको दे दिया ताकि आपको पता रहे कि हमें क्वेश्चन जो है वो कौन सा अप्लाई करना है, मेथड कौन सा अप्लाई करना है। तो f.dr और जहाँ f वेक्टर में गिवन है x² + y² i कैप माइनस 2xy j कैप एंड कर्व c, यानी जो कर्व c है जिसकी हमें लिमिट्स फाइंड आउट करनी है उसके बारे में डिस्कस हो रहा है कि वो एक रेक्टेंगल है, xy प्लेन में रेक्टेंगल है, xy प्लेन में और बाउंडेड है कुछ इस तरह से x = 0, y = 0, x = a, y = b। तो सबसे पहले हमारा वही काम, हमें क्या करना है, हमें f.dr की वैल्यू को फाइंड आउट करना है सबसे पहले। बाद में हम डिस्कस करेंगे कि कर्व क्या दिया हुआ है और लिमिट्स हमारी क्या रहेंगी। तो फर्स्ट मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दूँ, बहुत सारे क्वेश्चन अब हो गए हैं कि f.dr कैसे फाइंड करना है। तो डायरेक्ट f.dr वेक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, x² + y² dx माइनस 2xy dy आएगा ये, क्योंकि k कैप तो है नहीं, 0 k कैप है और dz के साथ जब k कैप का डॉट प्रोडक्ट करेंगे 0 dz 0 हो जाएगा। और वैसे भी हमें मालूम है एक वर्ड हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्या, ये xy प्लेन का मतलब z नहीं है, सिंपल वो बोल ही रहा है कि z ही नहीं है। तो z और dz तो क्या होंगे, 0 ही होंगे xy में है तो देख लीजिए z और dz कहीं भी नहीं आ रहा, 0 है। अब बात करते हैं इस लिमिट्स की। हमें क्या दिया हुआ, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, रेक्टेंगल। तो हमें इसको क्या करना होगा, हमें ट्रेस करना होगा पहले, x एक्सिस y एक्सिस। तो देखिए ट्रेस करने के लिए हमारे पास कुछ इक्वेशंस गिवन है, x = 0, x = 0 कहाँ होता है, y एक्सिस पर, जो कि ऑलरेडी है, y = 0 जो कि x एक्सिस पे है। देन x = a, अगर x = 0 ये है तो x = a भी क्या होगी, a डिस्टेंस पे इसी के पैरेलल एक लाइन होगी। कुछ भी हो, x = a, x = कुछ भी कांस्टेंट हो, चाहे वो a हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 100 हो, वो y एक्सिस के पैरेलल ही एक स्ट्रेट लाइन होगी हमेशा। फिर y = b, अगर y = 0 ये है तो y = b भी इसी के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि इक्वल में क्या कांस्टेंट, तो y = b। क्लियर है स्टूडेंट? y = 0 जब x एक्सिस पे है तो x एक्सिस के पैरेलल ही एक स्ट्रेट लाइन होगी y = b के लिए। यहाँ पे भी कुछ भी हो कांस्टेंट y के इक्वल में तब भी ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब इस रेक्टेंगल को मैं कोऑर्डिनेट्स दे देता हूँ a, b, c एंड d और इसके इंटरसेक्शन पॉइंट्स भी फाइंड कर लेते हैं। देखिए a के इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आएंगे, 0,0 होंगे, क्योंकि ये भी 0 और ये भी 0। ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होंगे, यहाँ पे x कितना आ रहा है a और y कितना है 0, तो ये होगा a,0। कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट हमें उसके कोऑर्डिनेट जब भी फाइंड आउट करने हैं तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट जिस दो कर्व से मिलके बना है उन दोनों कर्व की इक्वेशन को सोल्व करना है, आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे मिल जाएंगे। वैसे ही C जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो इन दो कर्व को इंटरसेक्ट करने से मिला है। इन दोनों कर्व की इक्वेशन क्या है, A और B, तो यानी AB। और D इंटरसेक्शन पॉइंट इन दो कर्व के लिए तो 0 और B, x0 yb, ये हमारे पास हो गया। यानी कि हमारे पास जो कर्व है वो है ABCD जो हमने लिए, जिसके लिए हमें लिमिट्स फाइंड आउट करनी है। अब देखिए स्टूडेंट, ये कर्व जो है ये 4 पार्ट से मिलके बना है, A to B, B to C, C to D एंड D to A। 4 पार्ट से मिलके बना है।
अगर मैं, हमारे पास जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, लाइन इंटीग्रल, यानी 4 लाइन्स है हमारे पास यहाँ पे, A to B, B to C, C to D एंड D to A। अगर मैं इन चारों लाइन्स का इंडिविजुअली इंटीग्रेशन करके आंसर फाइंड कर लूँ और उन चारों को जब ऐड कर दूँ तो क्या पूरे रेक्टेंगल का हमें वर्क डन मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या करूँ मैं, इस एफ डॉट डी आर को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ और सभी पार्ट्स का इंडिविजुअली हम सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं और सभी को ऐड कर देंगे तो कंप्लीट रेक्टेंगल हमारे पास आ जाएगा। पॉसिबल है ऐसा? तो यानी कि जो एफ डॉट डी आर है, ए बी सी डी ए, उसको मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। कौन कौन से पार्ट में? एफ डॉट डी आर अलोंग ए बी प्लस एफ डॉट डी आर अलोंग बी सी, एफ डॉट डी आर अलोंग सी डी एंड एफ डॉट डी आर अलोंग डी ए। तो इस रेक्टेंगल को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ए टू बी अलग से फाइंड करेंगे, बी टू सी इंडिविजुअली, सी टू डी, डी टू ए, और सभी का आंसर जो आएगा वो पुट कर देंगे और ऐड करके आंसर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 4 केस। तो केस 1 अलोंग ए बी, अलोंग ए बी, इसे दे दो इक्वेशन नंबर 1 और ये दे दो 2। तो अलोंग ए बी, अलोंग ए बी का मतलब ए से बी की तरफ जब हम चलते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है? देखो जरा, जब ए से बी तक हम चल रहे हैं तो ए से लेके बी तक कंप्लीटली जब हम चलेंगे तो y हमें 0 ही मिलेगा। ए से लेकर बी तक y 0 ही मिलेगा। किसी भी पॉइंट पर आप चेक कर लो, ए से बी तक यहाँ 0 है, ये कंप्लीट 0 है, ये भी 0 है, तो y हमें क्या मिला? कंप्लीटली 0 मिला। अगर y हमें 0 मिला इस डायरेक्शन के लिए, इस अलोंग ए टू बी के लिए, तो नेचुरल सी बात है क्या डी वाई भी क्या होगा उसके लिए? 0 ही तो होगा। कांस्टेंट है, कांस्टेंट सॉरी, हाँ, इक्वल में 0 कांस्टेंट ही तो है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन वैसे भी 0 होता है, और जो ऑलरेडी 0 है वो तो 0 होगा ही होगा। अब जो चीज़ चेंज होती है वो होती है लिमिट। हम उसको बोलते हैं वेरी होना, वेरी करना, चेंज होना। तो देखो a पर x कितना था? 0, और b पे पहुंचा तो x कितना आ गया? a। तो यानी कि ये लिमिट है, किसकी है? x की। तो यहाँ लिख देंगे अलोंग a टू b लिमिट ऑफ x वेरियस फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू a, यानी x चेंज हो गया कहाँ से कहाँ तक? x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू a तक। सो फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड क्यों? फर्स्ट में तो ये सारी वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि सब में क्या है? एफ डॉट डी आर है ना, एफ डॉट डी आर है तो क्या हमारे पास? यही, इसी में तो हम चेंज करेंगे और ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे इसमें, तो वो है इक्वेशन नंबर 2 में। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एफ डॉट डी आर अलोंग ए बी, तो ए बी के अलोंग एफ डॉट डी आर हमारे पास क्या बना? देखो जरा, ये है एफ डॉट डी आर। एफ डॉट डी आर तो सभी के लिए सेम ही रहेगा, एफ डॉट डी आर थोड़ा ना चेंज हो रहा है, कंडीशंस चेंज हो रही है। तो एफ डॉट डी आर ए बी के अलोंग वाई और डी वाई 0, डी वाई 0 तो ये टोटल 0, वाई 0 तो ये भी 0, कितना रह गया? एक्स स्क्वायर डी एक्स। किसके अलोंग? ए बी के अलोंग। ए बी से वाई और डी वाई 0 है, एफ डॉट डी आर में वाई और डी वाई निकाल दिया हमने। ए बी के लिए बात कर रहे हैं सिर्फ हम, ये चारों के लिए हम ए बी के लिए बात कर रहे हैं। ए बी के लिए वाई और डी वाई क्या होगा? 0। क्या रह गया? एक्स स्क्वायर डी एक्स। और अब हमारा माइंड कहता है अगर x और dx है तो लिमिट x की आनी चाहिए, तो x की लिमिट भी है, देख लीजिए कितनी है? 0 से a, तो 0 से a कितना आ गया आंसर? x³/3 या फिर a³/3, यानी इस पार्ट का आंसर आ गया a³/3। क्लियर? ए बी के अलोंग जब हम चलें तो हमें मिला हमारा एफ डॉट डी आर की जो वैल्यू आई, यानी जो वर्क डन आया वो आया a³/3। क्लियर स्टूडेंट? अब चलते हैं हम सेकंड अलोंग बी सी, केस सेकंड अलोंग बी सी। अब देखिए जरा, बी से सी तक जब हम चलें तो x कितना रहा?
एक्स सेम रहा, ए से चले थे हम एक्स के लिए, ये एक्स को रिप्रेजेंट करता है और ये वाई को रिप्रेजेंट करता है। एक्स एक से चले थे हम और सी पे पहुंचे तब भी एक्स क्या है, ए ही है, एक्स चेंज ही नहीं हुआ। तो यहाँ पे अब की बार क्या आएगा, एक्स आएगा। जो चीज़ चेंज नहीं हो रही उसकी हम पहले बात करेंगे, वो होती है वैल्यू। जो चीज़ चेंज नहीं होती वो होती है वैल्यू, और जो चीज़ चेंज होती है वो होती है लिमिट। तो अब की बार हमें एक्स की वैल्यू मिल रही है और वो है एक्स इक्वल्स टू ए। अब एक्स इक्वल्स टू ए है, बी से सी तक चलने पर कंप्लीट कांस्टेंट है, तो डी एक्स क्या आएगा, 0 आ जाएगा। अब लिमिट किसकी आ रही है, अब लिमिट आ रही है वाई की, क्योंकि वाई चेंज हो गया। वाई कहाँ से कहाँ तक हो गया, 0 से बी पॉइंट पर वाई 0 था और सी पॉइंट पर वाई स्मॉल बी हो गया, तो लिमिट ऑफ वाई आएगा अब की बार। तो लिमिट ऑफ वाई वेरीज फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, वाई इक्वल्स टू 0 टू y is equals to b, y equals to 0 से b। देन अगेन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो जब फर्स्ट और सेकंड से मैं जब बात करूं अगेन, तो अब की बात है हम अलोंग चल रहे हैं किसके, bc के। तो f डॉट डी आर क्या बना, देखो x इक्वल्स टू a और dx इक्वल्स टू 0, तो जब dx 0 है तो ये टोटल 0 हो गया। x की जगह क्या आएगा, a आएगा, क्योंकि x की वैल्यू है, जो चीज़ चेंज नहीं होती वो वैल्यू है। तो कितना आ गया, माइनस का 2a y dy, और अब देखिए -2 है तो कांस्टेंट जो इंटीग्रेशन से बाहर, y और dy, और y की लिमिट्स आनी चाहिए, तो y की लिमिट्स हमारे पास है 0 से b। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया माइनस का a b स्क्वायर, क्योंकि y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2 से 2 कैंसिल, तो b पुट करेंगे तो आएगा माइनस का a b स्क्वायर। तो सेकंड का आंसर आ गया माइनस का a b स्क्वायर। सिमिलरली स्टूडेंट क्लियर हुआ, C से D अलोंग CD, केस 3 अलोंग CD। जब C से D की ओर हम चल रहे हैं तो अब देखिएगा जरा फिर से, जो चीज चेंज नहीं हो रही वो वैल्यू है, चेंज क्या नहीं हो रहा, y C से लेके D तक B है, यानी y B, और y B है तो dy क्या होगा, 0 कांस्टेंट। लिमिट्स किसकी मिलेगी अब की बार फिर हमें, x की, और x क्योंकि चेंज हो रहा है x, तो वो लिमिट है कहाँ से कहाँ तक, x की a से 0 तक। लिमिट ऑफ x वेरीज फ्रॉम x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू 0, ये x की लिमिट है। अगेन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सी डी के अलोंग, तो देखिए जरा सी डी के अलोंग हमारे पास आ जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी एक्स, और x की लिमिट है a से 0, a से 0 नहीं करके 0 से अगर a कर दूंगा तो बाहर चेंज क्या आएगा, नेगेटिव का आएगा ओनली। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का a क्यूब बाई 3 एंड माइनस का b स्क्वायर a या a b स्क्वायर। क्लियर है, तो यहाँ लिख देते हैं इसका आंसर a क्यूब बाई 3 माइनस का a b स्क्वायर। अब करते हैं नेक्स्ट पोर्शन, फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास, अलोंग, फोर्थ पार्ट में हमारे पास अलोंग D टू A, यानी अलोंग DA फोर्थ। अब देखिए इसके लिए जब D से A तक आ रहे हैं तो x हमारे पास क्या है, 0 है। अगर x कंप्लीटली 0 है तो dx भी क्या होगा, 0 होगा। अगर x कंप्लीटली हमें 0 मिल रहा है तो dx भी क्या होगा, 0 होगा। अब इसके अलावा लिमिट क्या होगी y की, कहाँ से कहाँ तक, b से 0। लेकिन इससे पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमें यहाँ पे लिमिट्स की जरूरत है भी या नहीं। कैसे, जब x 0 है, जब x 0 है तो इस 0 की वजह से टोटल क्या हो गया, 0 हो गया। dx भी 0 है तो इसकी वजह से टोटल क्या हो गया, 0 हो गया। तो यानी टोटल वैल्यू क्या आ गई, 0। किसके लिए, अलोंग DA हमारे पास टोटल आंसर क्या आ गया, 0 आ गया, क्योंकि एक में x है एक वैल्यू में, और एक वैल्यू में dx, और दोनों ही 0 है तो टोटल ही 0, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। यानी इसका जो लास्ट आंसर आ गया वो आ गया 0। तो अब जो भी हमारे पास वैल्यूज आई है सभी को ऐड कर देते हैं। तो टोटल f डॉट डी आर हमारे पास रहेगा a b c d a के लिए, वो क्या रहेगा, वो रहेगा a क्यूब बाई 3। पुट ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2, वी गेट a क्यूब बाई 3 माइनस a b स्क्वायर, फिर माइनस का a क्यूब बाई 3 और माइनस का a b स्क्वायर। तो टोटल आंसर क्या आ गया, माइनस का 2 a b स्क्वायर। तो ये इस पोर्शन का, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट।
तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है रेक्टेंगल का, जितने पोर्शन में डिवाइडेड है उतने पोर्शन में हमने इसको सोल्व कर लिया और इंडिविजुअली जब सोल्व किया लाइन इंटीग्रल के थ्रू सबको ऐड कर दिया और जो आया हमारा आंसर आ गया। क्लियर स्टूडेंट? तो चलिए मिलते हैं फिर से कुछ और क्वेश्चंस के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।